हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं सुधीर मोतला, आपकी पॉलिटी की क्लास जारी है। आगे उसे बढ़ाते हुए आज नया सेशन लेकर आए हैं पॉलिटी पे ही। देखिए, इससे पहले हम आपको पैन और डायरेक्ट पैनल पे पढ़ा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा इसको थोड़ा सा और आसान बना लिया जाए। जो लिखने की चीज़ें हैं उसको हम पहले से ही पीपीटी के माध्यम से आपके पास पैनल पे लगा लें, और फिर उसको केवल काम क्या बचेगा, व्याख्या करने का और उस चीज़ों को बताने का। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। आइए पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आते हैं। हमने प्रस्तावना को पढ़ा था, और प्रस्तावना में हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना का मतलब क्या है, और प्रस्तावना की हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। उसके बाद में हमने उसके लक्ष्य पढ़े और उसका एडमिशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ हमने पढ़ा, कब उसको स्वीकार किया गया और भारत के संविधान के लिए वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना का मतलब होता है कि किसी भी जो आप आगे बताने जा रहे हैं उससे पहले आप थोड़ा सा 2-4 लाइन में कह लीजिए या कुछ छोटी सी समरी के रूप में उसे प्रस्तुत करें। अर्थात जो आप आगे बताने जा रहे हैं उसका एक क्रक्स के रूप में हम इस तरीके से प्रस्तुत कर लें कि उसका पूरा प्रतिबिंब आपके उस क्रक्स में चमक जाए। बिल्कुल वही काम प्रस्तावना का है। प्रस्तावना हमारे संविधान का प्रतिबिंब कहलाती है, और ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है कई बार पीसीएस के एग्जाम में कि प्रस्तावना को प्रतिबिंब क्यों कहा जाता है, या संविधान का प्रतिबिंब किसे कहा गया है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब इसे हम देखते हैं कैसे कि प्रस्तावना क्यों लिखी गई है, इसमें संशोधन किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, इसे संविधान का भाग माने या ना माने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यह आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन में। ठीक है, उसका जो मोटा मोटी रूप था वो हमने उसको पढ़ लिया है। आज इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से है थोड़ा सा, वो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पीटी के पर्सपेक्टिव से था। तो इसमें हम देखेंगे प्रस्तावना का महत्व क्या है। इसमें क्या बताया गया है कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो अब इस महत्व से मतलब क्या है कि इसका महत्व कैसे ज़्यादा बढ़ जाता है प्रस्तावना का। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है, संविधान में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्य। कैसा? दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्य। तो ये जो नैतिक मूल्य है, नैतिक और मौलिक मूल्य का उल्लेख है। यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है, जो संविधान में दिए गए दर्शन हैं, राजनीतिक और धार्मिक और नैतिक जो मूल्य हैं, वे कहाँ प्रतिबिंब होते हैं, हमारी प्रस्तावना में। यही बात कही गई है। ठीक है, जो हमारे संविधान के आधार हैं, वही बात है जो मैंने कहा कि जो संविधान में चीज़ें दी गई हैं उनका प्रतिबिंब कहाँ दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया। ये एक तरीके से संविधान का दर्पण भी कह सकते हैं आप इसे, कि भारत के संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का दर्पण है। अब देखिए, इसमें संविधान सभा के महान आदर्श सोच उल्लेखित है। ठीक है ना। आदर्श सोच उल्लेखित का मतलब यह है कि जिन चीज़ों से हम जूझ रहे थे पिछले हजारों वर्षों से, और जो हमने अंग्रेजी शासन में फील की कि उस शोषण को जो हमने सहन किया, उससे मुक्ति पाने के लिए वही महान आदर्श और वही महान सोच है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वाले के सपने, यानी कि जिसने संविधान की नींव किसने रखी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। संविधान निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण अय्यर, जो अल्लादी कृष्ण अय्यर हैं, उनके शब्दों में उन्होंने क्या कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना क्या है, हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। देखिए, दीर्घकालिक सपनों का विचार क्या होता है, दीर्घकालिक, इसका मतलब क्या है कि दीर्घकालिक सपने क्या हैं कि जो हमने 1897 क्रांति के बाद भारत पूरी तरीके से अंग्रेजों के अंडर में आ गया, नियंत्रण में आ गया। तो उस 1857 से लेकर और 1947 पूरे 90 वर्ष तो सीधे ये हो गई। और 1773 का जो एक्ट आया और बंगाल पर शासन करने का अधिकार किसको मिल गया, अंग्रेजों को। तो उसके आधार पर तब से ही गुलामी की प्रथा शुरू हो गई और भारत धीरे धीरे अंग्रेजों के नियंत्रण में होता चला गया। तो वही उससे तब से लेकर और आज़ादी के समय तक जो शोषण हुए हैं वे क्या हैं, वही दीर्घकालिक सपने थे, उन्हें उनसे दूर होना
और वही वही क्या है, वही सपनों का विचार है क्या, प्रस्तावना, अर्थात हमारे संविधान में जो परिलक्षित होता है। ठीक है, इसे इस तरीके से समझते हैं। अब देखिए इसमें आगे क्या है, इसमें आगे क्या है, आ जाइए। अब इसमें क्या लिखा है आगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, जो मतलब के एम मुंशी हैं, सदस्य और भी थे। तो के एम मुंशी ने क्या कहा है, हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना जो है क्या है, हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ा दी हैं कि संप्रभु किसे कहते हैं, लोकतांत्रिक किसे कहते हैं, गणतंत्र किसे कहते हैं। तो बिल देखो तीनों शब्द एक ही वाक्य में लिख दिए उन्होंने, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, अर्थात आने वाले समय में हम इनको याद रखते हुए या इनको ध्यान में रखते हुए अपने विकास पर काम करेंगे। जो हमारे लक्ष्य हैं, न्याय के लिए काम करेंगे, स्वतंत्रता के लिए काम करेंगे, समता के लिए काम करेंगे, अर्थात हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है, भविष्य फल है। यही बात बताई है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव संविधान सभा की प्रस्तावना के संबंध में कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। सम्मानित क्यों है, सम्मानित का मतलब यह होता है कि जो हमारे संविधान में जितने भी आदर्श, दर्शन और महत्वाकांक्षाएं हैं वो सब कहाँ प्रतिबिंब है, वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में बताई गई हैं। इसलिए संविधान, देखो क्या होता है, कभी कभी जब सुप्रीम कोर्ट किसी डिसीजन को देने में समस्या पैदा होती है या कोई बड़ा डिसीजन ऐसा होता है जो बहुत बड़े जो बहुत बड़े जो आपकी पॉपुलेशन है उनके हित में कोई डिसीजन जा रहा है या उनका अहित हो रहा है कोई किसी डिसीजन से और समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट सीधा कहाँ जाता है, प्रस्तावना पर, और वहाँ देखता है कि हमारे संविधान के लक्ष्य क्या है, सीधे सीधे न्याय है, समता है, स्वतंत्रता है। ठीक है, तो इन लक्ष्यों को पूरा करना है, उन लक्ष्यों को ध्यान में रखना है। तो उन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, गणराज्य सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम, सेकुलर सिस्टम और कौन सा सोशल सिस्टम, ये प्रभावित ना हो, इनको सबको ध्यान में रखते हुए डिसीजन दिया जाता है। ठीक है, फिर चाहे कोई धारा के अनुरूप हो या ना हो, बल्कि हमारे संविधान की भावना के अनुरूप हो जाता है। तो यही क्या कहा गया है, सबसे सम्मानित भाग है। जब सुप्रीम कोर्ट को भी कोई समस्या आती है किसी चीज़ की व्याख्या करने में, तो किसका सहारा लेते हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना का। ठीक है, ये क्या है, संविधान की आत्मा है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान की आत्मा किसे माना गया है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना गया है। आत्मा का मतलब ये है कि ये पूरे संविधान को प्रतिबिंब कर देती है। यह संविधान की कुंजी भी है। देखो 3 क्वेश्चन रखे हैं यहाँ, क्वेश्चन 3 एग्जाम में पूछे गए हैं पीसीएस के में, सीधा सीधा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है और संविधान की कुंजी किसे कहा गया है। किसे कहा गया है, संविधान की कुंजी भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। और ये संविधान का क्या है, आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है, अर्थात ये एक ऐसा स्थान है जहां से इसका मूल्यांकन किया जा सकता है संविधान का। देखिए कैसे, जैसे एक सिस्टम होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, जैसे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पर्सनैलिटी देख के ये बता देते हैं कि हो सकता है इस व्यक्ति की विचारधारा क्या हो, इसका एटीट्यूड क्या हो सकता है, इसका बिहेवियर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यही क्या है, यही वो है क्या कि ये प्रतिबिंब। कैसे, जब हमने इसमें ये पढ़ लिया कि हमारा संविधान कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणतंत्र होगा, तो सिंपल सी बात है, भारत गणतंत्र होगा। और जब सरकारें इस प्रकार की होंगी तो संविधान इस प्रकार का है, तभी तो ऐसा हुआ। तो ये चीज़ें सब कहाँ दिखती हैं, इसमें इसका मूल्यांकन हो जाता है, जहाँ से संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। अर्थात संविधान का अगर मूल्यांकन करना है कुछ ही वर्ड्स में, कुछ ही लाइन्स में, तो वो कहाँ चला जाए, वो संविधान की प्रस्तावना को आके देखे और उसे पढ़ ले, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री अर्नेस्ट बर्कर, ये अर्नेस्ट बर्कर है, अर्नेस्ट बर्कर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। राजनीतिक बुद्धिजीवी, देखिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे पुराना संविधान अमेरिका का संविधान है। तो जो प्रस्तावना लिखने की शुरुआत हुई थी वो संविधान में, अमेरिका के संविधान में हुई। तो वहीं से फिर भारत ने भी यही चीज़ अपना ली
वो हम देखेंगे आगे क्लास में, देखेंगे कि हमने कहाँ से क्या चीज़ों को उठाया है और कैसे उन्हें आत्मसात किया है। तो अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई। तो बुद्धिजीवी का मतलब क्या है कि लोग इतने बुद्धिजीवी थे, वो राजनीतिक बुद्धिजीवी थे जिन्होंने इतना अच्छा संविधान लिखा, ठीक है। और यह प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहते हैं, वही संविधान की कुंजी। और यह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्या, प्रिंसिपल ऑफ द सोशल पॉलिटिक्स थ्योरी की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। इनकी जो अर्नेस्ट बर्गर की जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें इन्होंने किसका उल्लेख किया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना। क्यों, देखिए क्या है प्रिंसिपल, सिद्धांत, किसके सिद्धांत, सोशल एंड पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक थ्योरी के सिद्धांत। और वही सिद्धांत कहाँ दिए गए हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में। भाई न्याय क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, यही से सब वही तो है। अब इसे देखिए, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन, एम हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान का मतलब है कि अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ और दुनिया का पहला लोकतंत्र यानी कि पहला रिपब्लिक बना, ठीक है, तो वो दुनिया में एक नई व्यवस्था लागू की गई। तो उससे धीरे धीरे सब प्रभावित हुए कि गणतंत्र सिस्टम इतना अच्छा होता है कि वो पूरी दुनिया के लिए सुपर पावर के रूप में भी काम कर सकता है। तो ऐसे ही क्या है कि जैसे हमने संविधान की प्रस्तावना को अपनाया तो ये क्या हो गया, जैसे समझ लीजिए जैसे अमेरिका की स्वतंत्रता घोषित हो गई हो, ठीक है। यह हमारे संविधान की आत्मा है जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। संविधान की क्या है, आत्मा है, राजनीतिक तौर तरीके हमारे संविधान में जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक तौर तरीके हैं वो कहाँ हैं, इसमें दर्शाया गया है। इससे गंभीर संकल्पना शामिल है जिसे एक क्रांति परिवर्तित कर सकती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसमें एक ऐसी संकल्पना शामिल है जिसे केवल क्रांति से बदला जा सकता है। केवल क्रांति से बदलने का मतलब क्या है, समझिए, केवल क्रांति से, भाई जो लोकतंत्र है उसको खत्म तो नहीं किया जा सकता। क्या लोकतंत्र कभी खत्म किया जा सकता है भारत से, नहीं किया जा सकता। कब संभव होगा, अगर कोई क्रांति ही हो जाए बड़ी, अगर पूरे देश में कोई बड़ी क्रांति हो जाए, जैसे रशिया में हुई, चाइना में हुई, ऐसी कोई क्रांति भारत में हो जाए तो हो सकता है लोकतंत्र खत्म हो सकता है। देखिए जो सिस्टम चलते हैं, राजनीतिक सिस्टम जो चलते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम चलते हैं जो, वो लोगों की सोच से चलते हैं। जैसा लोग रहना चाहते हैं वैसे ही सिस्टम चलता है। लोग चाहेंगे कि उन्हें मोनार्की चाहिए तो देश में मोनार्की स्थापित हो जाएगी। लोग सोचें कि उन्हें डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए तो डेमोक्रेसी हो जाएगी। उन्हें चाहिए कि कम्युनिज्म चाहिए तो कम्युनिस्ट सिस्टम लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे भारत के लोग होंगे ऐसे ही भारत की राजनीतिक व्यवस्था होगी, ठीक है। जैसे लोकतंत्र है, गणतंत्र है, समाजवाद है, सेक्युलर सिस्टम है, ये सब कब लागू हो सकते हैं। और क्या है भाई, हमारी संप्रभुता है। सबसे बड़ा शब्द क्या है, न्याय है। न्याय को कोई खत्म कर सकता है संविधान की प्रस्तावना से, नहीं कर सकता। कितनी भी बड़ी क्रांति हो जाए मानव को न्याय चाहिए ही चाहिए, इसे क्रांति भी समाप्त नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसे ऐसे समझिए कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह कहते हैं कि यह अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, ठीक है। इसमें गंभीर संकल्पना शामिल है जिन्हें क्रांति से ही परिवर्तित किया जा सकता है, इसे ऐसे समझिए। अब आगे आ जाइए, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, इसका मतलब क्या है, एक भाग के रूप में, एक भाग के रूप में, इसका मतलब यह है कि संविधान का भाग इसे माने या ना माने। सबसे बड़ी समस्या पहले बार यही उत्पन्न हुई कि क्या संविधान का भाग है प्रस्तावना या नहीं है। तो इसे समझते हैं कि ये है या नहीं, और है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे। देखिए संवैधानिक कोई भी डिस्प्यूट होता है वो सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाता है, सिंपल सी बात है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय में ही सुना जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ही तय करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें भी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय ने ही तय की है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो प्रस्तावना को लेकर एक विवाद बना रहता है, क्या, कि यह संविधान का भाग है या नहीं, ठीक है। देखिए
सिविल सर्विसेज के एग्जामों में सिंपल रूप से क्वेश्चन अगर पीटी में बनेगा तो इस प्रकार का बनेगा कि निम्न तथ्यों पर विचार करिए। उसमें फिर नीचे लिखा जाएगा संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है फला केस में, और फला केस में संविधान का भाग नहीं माना गया, उसमें से चूज करना पड़ेगा। वही हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसे ऐसे देखिए, बेरुवाड़ी संघ मामला कब? 1967 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माता के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। ये सिंपल बात कही किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। किस मामले में? बेरुवाड़ी मामले में। इसके अतिरिक्त अनुच्छेदों में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उसमें जो बात कही गई हैं उनकी व्याख्याओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जो अनुच्छेद लिख दिया गया वो भारत के संविधान की जो भावना है उसके आधार पर डिसीजन देगा, ठीक है। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है और प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये मेन बात है। कौन से मामले में? बेरुवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का भाग नहीं है क्या? प्रस्तावना। अर्थात उसने मना कर दिया कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जा सकता। अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो कह दिया, बिल्कुल वही बात चलेगी देश में। क्यों? क्योंकि संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है? किसको अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट को ही इसका अधिकार है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब बात फिर आती है केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती मामले में फिर बात आती है और ये बात उठती है कब? 1973 में। उच्चतम न्यायालय में फिर बात जाती है। उच्चतम न्यायालय कहता है और उस बात को सुनता है। कौन सा केस चल रहा है? अभी केशवानंद का केस चल रहा है, ठीक है। तो केशवानंद जो केस चलता है इसमें उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या है इसकी, पूर्व कौन सी? बेरुवाड़ी मामले की जो पूर्व व्याख्या है उसमें इसे अस्वीकार कर दिया और मना कर दिया कि यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। उसने मना कर दिया और कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अर्थात केशवानंद बनाम भारती मामले में ये बात मान ली गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग माना जाएगा और यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाग ही नहीं है बल्कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। और संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये बात कही गई कि जो चीज़ें संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई हैं उन्हीं के आधार पर संविधान का अध्ययन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक अभिन्न हिस्सा है। कैसा क्या कहा गया कि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महत्वपूर्ण भी कैसा? अति महत्वपूर्ण हिस्सा। जैसे LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में आया है, पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अंतरिम हिस्सा है। यहाँ भी क्या मान लिया गया? यहाँ भी मान लिया गया कि ये संविधान का भाग है और संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया है। उन्होंने कहा कि जैसे संविधान के अन्य भाग बनाए हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने या जो हमारे संविधान वेत्ताओं ने, ऐसे ही प्रस्तावना को भी बनाया है, परंतु जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके हैं, प्रस्तावना को अंत में शामिल किया जाने का कारण यह था कि इसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था, ठीक है। सिंपल सी बात है। पहले मामले में 1967 में मना कर दिया कि संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती मामले में 1973 में इसे माना। आपको ये राम कथा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें दो याद रखनी है कि कब उसे माना और कब उसे नहीं माना। अंततः क्या है? मान लिया गया। तो ये बात अंतिम सत्य है। ये 1995 में भी बात मान ली गई LIC मामले में। तो ये कुछ फैक्ट हैं। जैसे LIC मामला है, बेरुवाड़ी मामला है, आपका केशवानंद भारती मामला है, इनको आपको ध्यान में रखना है और इसी के आधार पर क्वेश्चन बनता है। मेंस में क्वेश्चन बनेगा तो वो थोड़ा सा उसमें फिर डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया कि हाँ ये बात सही है, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह संविधान के जन को
के मत से मान्यता रखता है। अर्थात उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सिद्ध कर दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग अति महत्वपूर्ण भाग है और अभिन्न भाग है। क्यों? क्योंकि जब ये प्रश्न संविधान सभा में उठा था, है ना, यही तो बात कही है कि जब ये प्रश्न संविधान सभा में उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो उन्होंने माना कि हाँ, ये बात स्वीकार कर ली गई। और तो ये जो हम इस बात को स्वीकार करते हैं, तो ये बात इस बात से मान्यता रखती है कि जो संविधान जनक है, जो संविधान लिखने वाले हैं, उनकी बात भी सेम ही है, अर्थात वे भी इस बात को मानते हैं, तो हम क्यों नहीं माने। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसमें दो तथ्य उल्लेखनीय हैं। इसमें दो तथ्य उल्लेखनीय हैं। कौन कौन से? समझिए इस बात को। इसमें दो तथ्य उल्लेखनीय हैं। कौन कौन से उल्लेखनीय? प्रस्तावना, ये विधायिका की बात करता है, ध्यान रखना। विधायिका, विधायिका का मतलब है संसद और विधानसभाएं या विधानमंडल कह सकते हैं आप इन्हें। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, अर्थात प्रस्तावना जो है वो विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है। विधायिका की शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान। और संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता। मैंने आपको बताया है ये। ठीक है, तो प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है, और ना ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। अर्थात जो संविधान की प्रस्तावना है वो विधायिका को शक्ति प्रदान नहीं करती। विधायिका को शक्ति कौन प्रदान करता है? संविधान। ठीक है, और यह गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक का मतलब है इसकी व्याख्या को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ गए ना, कि इसकी व्याख्या को, यानी कि इसकी व्यवस्थाओं को, जो इसमें बात कही गई हैं, उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात ये क्या है? नॉन जुडिशियल, गैर न्यायिक। ठीक, तो ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसमें कहने का मतलब ये है कि संविधान की प्रस्तावना को ये समझना है कि वो संविधान का भाग है या नहीं है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि संविधान का भाग है, कि संविधान का भाग ही नहीं, संविधान का भाग ही नहीं बल्कि अभिन्न हिस्सा है। क्या है? अभिन्न हिस्सा है। अर्थात भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग मानी जाएगी। ठीक है, ये बात तय हो गई। अब चलिए आगे। अब देखिए, प्रस्तावना में संशोधन की बात कही गई है। प्रस्तावना में किसकी बात कही गई है? संशोधन की। तो हमें संशोधन को ही समझना है। अब हम समझेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है नहीं। देखिए, जब संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्पण है, संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की प्रस्तावना और संविधान का सबसे सम्मानित हिस्सा है। ठीक है, यही तो बात समझी अभी तक हमने, और ये संविधान का अभिन्न अंग है। तो फिर ये बात तय हुई कि इसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो क्या प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है? क्योंकि जो हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कैसी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करते हैं। क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और टू गिव और शेल्फ करते हैं। तो जब उन्होंने ये बात कही तो इसमें संशोधन कर सकते हैं क्या? ये जो मैंने वर्ड्स बोले, लोकतंत्र, गणतंत्र, संप्रभु, सोशल, सेकुलर, न्याय, समता, स्वतंत्रता, क्या इन्हें संशोधित किया जा सकता है? तो ये बात थोड़ी मतभेद से उत्पन्न हुई कि हाँ, अगर हमने इसको बदल दिया, भाई जो आपकी विधायिका है, जो संसद है, वो कुछ भी कर सकती है, संशोधन कर सकती है। जब वो संशोधन कर सकती है तो क्या यहाँ भी संशोधन कर सकती है? अब ये बात क्यों उठती है? ये बात उठती है क्योंकि पहली बार संशोधन किया गया था 1976 में, तो ये बात कोर्ट में चली गई थी। तो जो आपकी कार्यपालिका है वो थोड़ा ज़्यादा ईगो में रहती थी उस समय, उसको लगता था कि तुम सर्वे सर्वा हो, वो संविधान से ऊपर अपने आप को मानने लगे। तो लेकिन संविधान को व्याख्यायित करने का अधिकार किसके पास में था? कोर्ट के पास में। तो जब कोर्ट के पास में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को औकात दिखाई और बताया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। संविधान में
प्रस्तावना में कुछ भी संशोधन नहीं किया जा सकता, आप एक लिमिट तक कर सकते हैं। और यही बात कहाँ आगे देखिए इसमें कि इसमें संशोधन या अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो क्या प्रस्तावना में संशोधन, क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368, भाई जो हमारा आर्टिकल 368 है वही तो संशोधन, संविधान संशोधन की बात करता है। जो आर्टिकल 368 है वही संविधान संशोधन की बात करता है। अब के तहत संशोधन किया जा सकता है नहीं, तो इसमें यह बात पूछी गई कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जाए। तो जब ये बात उठी तो यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस, कौन सा केस, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामले में उठा। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामले में यही केस उठा कि क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो 1993 में, हाँ 1993 में उठा, यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया, याचिकाकर्ताओं ने यह कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व और मूल विशेषताओं को जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित हैं को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। इसे ऐसे समझिए, छोड़िए इस बात को, छोड़ दीजिए जो मैंने यहाँ लिखा है। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। देखिए लास्ट लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कार्यपालिका जो है, संसद है, सॉरी विधायिका जो है, वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन क्या बात कही गई, इसे ध्वस्त करने वाला, यानी कि जो इसका मूल रूप है उसे ध्वस्त नहीं कर सकते। यही बात कही है कि एक लिमिट तक इसमें संशोधन किया जा सकता है, अर्थात जो इसका मूलभूत ढांचा है। अब मूलभूत ढांचा क्या है ये मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आपको कि संविधान का मूलभूत ढांचा किसे कहते हैं। तो उस मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसका मूलभूत ढांचा परिवर्तित ना हो। जैसे जैसे ये बॉडी है, जब मैं खड़ा हुआ हूँ, अब कोई कहने लगे कि आपको, मैं ये शर्ट है, ये वाइट है, मैं आपको ब्लू पहना दूँ, ठीक है ब्लू पहना दो भाई, शर्ट रहेगी ना, ग्रीन पहना दो, शर्ट रहेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मेरा हाथ यहाँ से निकाल के यहाँ सर पे लगा दोगे, तो हाथ तो सर पे नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा मूलभूत ढांचा ये पूरा का पूरा अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, अर्थात संविधान का फिर कोई मान ही नहीं बचेगा। तो ऐसा कोई परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता जिससे संविधान की मूलभूत भावना या मूलभूत ढांचा प्रभावित हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बॉडी को चेंज करने के लिए इस पैर को उठा के यहाँ मेरे सर पे लगा दे और कह दे कि अभी तो बॉडी नहीं, अब ये शरीर की या शरीर नहीं बचा। तो इसीलिए संविधान में कोई ऐसा संशोधन या उसकी प्रस्तावना में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता कि आप उसके मूल रूप को ही बदल दें। ठीक है, इसे ऐसे समझिए। आगे देखिए क्या होता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। आगे जब बात आई तो बात क्या आई, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उच्चतम न्यायालय ने यह कह दिया कि संविधान का ये भाग है। तो न्यायालय ने यह अपना मत बेरवाड़ी मामले में 1960 के तहत दिया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। वही बात जो मैंने अभी की 2 मिनट पहले। दूसरे शब्दों में न्यायालय व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं का अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। इस बात को समझिए कि क्या कह रहा है। इसका मतलब यह है कि जो उसका मूल स्ट्रक्चर है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं कर सकते जो आधारभूत ढांचा ही समाप्त हो जाए, जो आधारभूत ढांचा ही बदल जाए। समझ में आ रही ना बात, कि जो आधारभूत ढांचा प्रभावित ना हो। अब तक प्रस्तावना को लेकर केवल एक बार 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें 1976 के तहत, और उसमें क्या जोड़ दी गई, 3 चीजें जोड़ी गई, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्या क्या जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये मैंने जब आपको प्रस्तावना पढ़ाई तो तब बताया था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े थे। ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया था कि 42 अमेंडमेंट कब,
76 में। और एक शब्द और है अखंडता, ठीक है, ये शब्द जो है भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हुए, लास्ट में 2 शब्द हैं, वो प्रस्तावना में मैंने लिखे नहीं थे क्योंकि उनका समझाने के लिए कुछ ऐसी बड़ी बात थी नहीं उसमें। एकता का मतलब वही है सब मिलजुल कर एक रहे, अखंडता का मतलब है कि हमारी जो सीमाएं हैं वे अखंड रहे, कोई टूटे ना, ठीक है। अब तो यह क्या है, जो संशोधन को वैध ठहराया गया, अर्थात ये संशोधन किया गया था तो इसको हमने वैध मान लिया कि हाँ ठीक है भाई, हमारी धर्मनिरपेक्षता बनी रहे, हमारा समाजवाद बना रहे, हमारी अखंडता बनी रहे। तो इससे मूलभूत ढांचा प्रभावित नहीं हुआ हमारे संविधान का। मूलभूत ढांचा कब प्रभावित होगा, जब हम आए संविधान में घुसे 368 के तहत और उसमें से लोकतंत्र को हटा दें तो खत्म मामला, फिर कुछ नहीं बचेगा। जब व्यवस्था ही बदल दी तो ढांचा क्या बचा, गणतंत्र को निकाल दें, व्यवस्था खत्म हो गई, ठीक है। तो ये होते हैं मूलभूत ढांचे। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया सरकार ने कि फिर मूलभूत ढांचा क्या क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे नहीं बता सकते, अभी मूलभूत ढांचा क्या होगा ये समय समय पर बताया जाएगा, कि अभी हम लिख के रख दें, ऐसे लिख के रखा नहीं जा सकता क्योंकि ये संविधान की भावना से प्रेरित है, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स दिए, फिर उन्होंने एग्जाम्पल जैसे लोकतंत्र है इसको नहीं हटा सकते, संप्रभुता है इसको नहीं हटा सकते, ठीक है। न्याय शब्द को खत्म नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी कि कोई भी आएगा न्याय शब्द खत्म कर देगा। संसद में सरकार आई और बहुमत के साथ में आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आके न्याय शब्द को खत्म कर दें, स्वतंत्रता को खत्म कर देंगे। अरे जब स्वतंत्रता ही नहीं बचेगी, समानता नहीं बचेगी, तो संविधान का मतलब क्या रह गया, ठीक है। तो ये आधारभूत ढांचे हैं, जैसे न्याय संसदीय प्रणाली जो है उसको हटा दो, नहीं हटा सकते ना, क्यों, क्योंकि आधारभूत ढांचा है। विधायिका सिस्टम है उसको हटा दो, नहीं हटा सकते क्योंकि आधारभूत ढांचा है। तो आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। संशोधन फिर आपको करना है तो करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपने देखा, इसमें अब कुछ नहीं बचा है। तो ये आपने देखा कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता प्रस्तावना में, और आपने देखा कि वो उसका भाग है या नहीं है, या और उसका क्या महत्व है। तीनों चीज़ें आपने देखी, और इस क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, ठीक है। इसमें एक कुछ फैक्ट्स के रूप में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप, कुछ फैक्ट्स के रूप में। वैसे तो सब चीज़ें हो ही गई यार, कुछ बचा है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी जैसे प्रस्तावना लिख लीजिए। जैसे प्रस्तावना सबसे पहले कहाँ अमेरिकी संविधान में ऐड की गई थी, अमेरिकी संविधान में। प्रस्तावना का प्रारूप सबसे पहले, यानी कि प्रस्तावना सबसे पहले कहाँ लिखी गई थी, अमेरिकी संविधान में। उसी से प्रेरित होकर भारत ने भी ये अपना ली। दूसरा क्या है, जैसे मान लिया हमारे भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ। देखो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये आपको छोटी मोटी बुकों में भी मिल जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम समझना चाहते हैं कंसेप्ट क्या है। जैसे भाई जैसे कितने सेशन हुए, तो आपको पता है 11 सेशन हुए थे, ठीक है ना। 11 सेशन हुए थे, 12वें में फिर वो इकट्ठे हुए और वो उस पर साइन करा के उसे अंतिम रूप दे दिया गया। तो कुल कितने सेशन हुए थे, 11 सेशन हुए थे, ठीक है। 2 वर्ष 11 वहाँ 18 दिन का समय लगा था। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो हम आपको यहाँ बता देंगे। और इसी के आधार पर जैसे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, और इसे कैसे समझाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको वही 2 एग्जाम्पल देने हैं, सुप्रीम कोर्ट के बेरुवाड़ी मामला और केशवानंद भारती मामला, और उसमें क्या समझाया गया है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से अधिक लोगों को जोड़िए, और पॉलिटी के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही हम और क्लास लेकर आएंगे। कभी कभी हम इसको जिसमें ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें होंगी उसको हम पीपीटी में पढ़ा दिया करेंगे, ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें होंगी उसको हम बोर्ड पे ऐसे ही समझा देंगे, क्योंकि कंसेप्ट में थोड़ा व्याख्या ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए जो फैक्चुअल चीज़ें होंगी उन्हें हम ऐसे पढ़ के बता देंगे आपको। नमस्कार, धन्यवाद सभी का।